है ना। तो आओ चलो हम लोग थोड़ा बढ़िया से इसको आज पढ़ते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट। बढ़िया से पढ़ोगे कि खराब से पढ़ना है? बढ़िया से पढ़ना है, ध्यान से देखना, इधर 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 आ जाओ, पूरा कंसंट्रेट करना, जरा सा गड़बड़ हुआ मतलब गया। आ जाओ इधर। हम सारा कॉन्सेप्ट हमको 5 से 7 10 मिनट लगेगा, पढ़ा देते हैं। तो क्वेश्चन बनाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। पहला, ये अगर कोई दर्पण है, ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसको एपार्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इसको द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अगर ये दर्पण है तो दर्पण की सभी दूरियां, इसको पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं। सभी दूरी कहां से नापा जाता है? सभी दूरी नापते कहां से? पोल से, यानी ध्रुव से। लेंस में भी अगर हम बात करें तो सभी दूरियां, इसको कहते हैं ओ ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बोले तो प्रकाशीय, प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं इसको? जो इसमें क्वेश्चन नहीं भी, हम उसका भी थ्योरी लपेट रहे हैं। ये प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई किरण जाता है तो वो उसी पथ पर लौट जाता है, सीधे निकल जाता है, पथ पर नहीं लौटता है। क्या होता है? सीधे निकलता है। और अगर सेंटर से कोई किरण जाता है तो वो उसी पथ पर लौट जाता है। और मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जाता है तो फोकस पर आता है। कहां मिलता है? फोकस पर मिलता है। और ये पॉइंट कौन पॉइंट है? सेंटर। कौन पॉइंट है? सेंटर है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगा तो कहां मिलेगा? फोकस पर। कहां मिलेगा? और अगर फोकस से कोई किरण जाएगा, फोकस से कोई किरण जाएगा तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समानांतर। और अगर सेंटर से जाएगा तो उसी रास्ते पर लौट जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो सीधे निकल जाएगा, उसमें कोई डेविएशन नहीं हो। इसमें F बराबर होता है R/2। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम मुख्य अक्ष की बात करें, किसकी बात करें? मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष की अगर हम बात करें, कौन अक्ष की बात करें? मुख्य अक्ष की बात करें, मुख्य अक्ष की बात करें, मुख्य अक्ष की अगर हम बात करें, मुख्य अक्ष की, मुख्य अक्ष की, मुख्य अक्ष की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको इंग्लिश में। हिंदी में ये अगर कोई दर्पण है तो ये दर्पण के दोनों, ये काल्पनिक रेखा, यही ना मुख्य अक्ष है, ये है मुख्य अक्ष। कौन अक्ष है? और यह एक काल्पनिक रेखा है। कौन रेखा है? काल्पनिक रेखा है। और दर्पण के दोनों ओर है। दर्पण के दोनों ओर है कि एक ओर है? और अगर हम कहें तो दर्पण पर क्या है? लंब है। दर्पण पर क्या है? लंब है। दर्पण के दोनों ओर है और दर्पण पर क्या है? लंब है। और ये कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा। सारी दूरी कहां से नापी जाती है? पोल से। पोल से अगर इधर की दूरी नापोगे तो निगेटिव, क्योंकि ऐसे भी एक्स एक्सिस पर इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव होता है, तो पोल से इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। वस्तु की ऊंचाई अगर ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव और अगर नीचे की ओर है तो निगेटिव। बोलो हाँ। F बराबर R/2 में कोई दिक्कत है? चलो अब अगले थ्योरी की ओर मूव करते हैं। अगला थ्योरी क्या कहता है? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्त मेरे, F बराबर R/2। उसके बाद चलते हैं हम चिन्ह परिपाटी में। किसमें चलते हैं? चिन्ह परिपाटी में कुछ नहीं सोचना है, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, दो चीज कॉमन है। कहीं झगड़ा कर रहे हैं? चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो दर्पण हो या क्या हो, लेंस हो, यू ऑलवेज, यू वस्तु दूरी है, ये हमेशा निगेटिव होगी। और रही बात अवतल दर्पण, अ लगा हुआ होगा तो फोकस दूरी निगेटिव होगी, उ लगा हुआ होगा तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। मतलब अगर दर्पण हो या लेंस हो, यू हमेशा वस्तु दूरी निगेटिव होगी और अ लगा हुआ होगा तो फोकस दूरी निगेटिव। अ मतलब अमान्य, जो मान्य नहीं है, नहीं का सेंस लेता है, इसका मतलब निगेटिव हो जाएगा। उ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब रही बात, ये दोनों तो फोकस और वस्तु दूरी क्लियर है। दर्पण के केस में अगर हम भी की बात करें तो भी अगर काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। अगर आभासी है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर वास्तविक है तो वस्तु प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा? निगेटिव। और अगर लेंस की बात करें, लेंस की बात करें तो भी का मान उल्टा होता है। अगर आभासी है तो निगेटिव और अगर वास्तविक है तो, वास्तविक है तो क्या? पॉजिटिव। और अगर हम दर्पण सूत्र की बात करें, दर्पण सूत्र की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है और f बराबर R/2 होता है। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं u भी, या u प्लस भी बराबर 1/f, और 1/f को हम लिख सकते हैं R/2। ये दो इधर आ जाएगा, वो सब भी हम कर सकते हैं। एक लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आवर्धन की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं? आवर्धन की ओर चलते हैं। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m की अगर से डिनोट करते हैं। अगर प्लस है तो कैसा है? आभासी। आभासी है तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। आभासी को ही क्या कहते हैं? काल्पनिक। आभासी को ही क्या कहते हैं? काल्पनिक। और एक होता है माइनस साइन, होता है किसके लिए? वास्तविक के लिए। तो वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। अगर m का मान दर्पण के केस में जाओगे तो m का मान होता है -v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर लेंस के केस में जाओगे तो m बराबर होता है v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा।
और अगर m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और अगर m का मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम m का मान 0.65 ले लेते हैं, इसका कोई मात्रक और बीमा, ये मात्रकहीन और बीमाहीन है। अगर m का मान प्लस 0.65 ले लेते हैं तो एक तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा। चूंकि 1 से कम है, 1 से कम है तो कैसा प्रतिबिंब होगा, छोटा। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी, सीधा और छोटा होगा। इस तरीके से आपको निकालने के लिए दे सकता है। अब रही बात दर्पण और लेंस में प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो दर्पण और लेंस में प्रतिबिंब का जो स्थान और प्रकृति है वो कुछ इस कदर है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, दर्पण और लेंस में अनंत पर वस्तु रहेगा, चाहे दर्पण हो या लेंस हो। अनंत पर वस्तु रहेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर रहेगा, अनंत पर बनेगा। सेंटर पे रहेगा, सेंटर पे बनेगा। फोकस छोटा होता है, उस पर बनने वाला प्रतिबिंब छोटा होगा। अनंत बड़ा होता है, उस पर बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा होगा। लेकिन अब नए एनसीईआरटी के अनुसार अनंत पर बनने वाले प्रतिबिंब दिखाई नहीं देते। उसमें आप फॉर्मूला याद रखिएगा, एक उत्तल दर्पण, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में, कौन लेंस में, हमेशा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनता है। एक चीज खाली उत्तल दर्पण में ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो P और F के बीच बनता है। किसके किसके बीच बनता है, P और F के बीच बनता है। उत्तल दर्पण को हम लोग, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम भी है, कौन दर्पण, अभिसारी जानते हैं ना। चलिए, अब ये दोनों दर्पण और लेंस तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अवतल दर्पण और अवतल लेंस में, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में चलते हैं। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, अवतल दर्पण कुछ ऐसा प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रतिबिंब बना रहा है दोस्त मेरे, अगर ये पोल है और ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर है, और ये क्या है, अनंत है। अनंत पर वस्तु को रखेंगे, फोकस पर बनेगा। अनंत और सी के बीच रखेंगे, सी और एफ के बीच बनेगा। सी पर रखेंगे, सी पर बनेगा, बराबर बनेगा। सी और एफ के बीच रखेंगे, सी और अनंत के बीच बनेगा। एफ पर रखेंगे, अनंत पर बनेगा। और एफ और पी के बीच रखेंगे, दर्पण के पीछे बनेगा। और आपको पता है यहां से यहां तक कैसा बनेगा, छोटा। ये कैसा बनेगा, बराबर। और ई कैसा बनेगा, बड़ा ना, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, यहां से यहां तक ये बड़ा बनेगा। और ये पूरा का पूरा वास्तविक, वास्तविक कैसा बनेगा, उल्टा। और ये बन जाएगा काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा। लेकिन ये जो अनंत पर वाला प्रतिबिंब है ये दिखाई नहीं देगा। क्या नहीं देगा, नए एनसीईआरटी के अनुसार ये दिखाई नहीं देगा। और अगर उत्तल लेंस की बात करोगे, किसकी बात करोगे, उत्तल लेंस की बात करोगे, सेम मामला है। अगर हम यहाँ O है, ये F1 है, और ये क्या है, 2F1 है, और यहाँ क्या है, अनंत है। इधर आओगे, ये क्या है, F2 है, ये क्या है, 2F2 है। इसको ऊपर लिख देते हैं, ये F2 है और ये क्या है, 2F2 है। और ये इधर आओगे तो क्या है, अनंत है। बताओ, अनंत पर वस्तु को रखेंगे, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर। अनंत और 2F1 के बीच रखेंगे, F2 और 2F2 के बीच। 2F1 पर रखेंगे, 2F2 पर। और 2F1 और F1 के बीच रखेंगे, 2F2 और अनंत के बीच। F1 पर रखेंगे, अनंत पर, लेकिन वो दिखाई देगा। F1 और O के बीच रखेंगे, इसी तरफ बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा बनेगा, छोटा। ये बराबर बनेगा और ये बड़ा बनेगा। और ये सब वास्तविक, कैसा, उल्टा। और इधर वाला प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक, सीधा और बड़ा ना हो, बोलो। इसके बाद अगर हम चलते हैं दोस्त मेरे थोड़ा सा और एक लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर, उपयोग की तरफ चलते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और कौन दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग की अगर हम बात करें, अवतल दर्पण सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग बोले तो अभी सारी कहते हैं। और ये सभी किरणों को क्या करता है, फैला देता है। फैला देता है मतलब ये क्या है, ये डाइवर्जिंग है। क्या है, डाइवर्जिंग है मतलब क्या है, अपसारी है। क्या है, और इसका प्रयोग दुए को एक यूज है, एगो रोड लैंप में, एगो रोड लैंप में, कहां पर, दूसरा साइड मिरर में, साइड मिरर में, हेडलाइट में ना, गाड़ी का साइड मिरर में ही है। गाड़ी का अगर हेडलाइट कहेगा, हेडलाइट में कौन, अवतल दर्पण। जितना ये दूगो के अलावे कुछ भी पूछेगा तो वो किसमें चल जाएगा, अवतल दर्पण। ये दूगो के अलावे कुछ भी पूछेगा अवतल दर्पण में चला जाएगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं समतल दर्पण का, समतल दर्पण का, कौन दर्पण का, समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो समतल दर्पण में ये ऐसा दर्पण होता है, इसका त्रिज्या अनंत पर होता है। इसमें वस्तु जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये अगर प्रतिबिंब है, ये अगर प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक यानी आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर, और पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना लंबाई का होना चाहिए, आधा लंबाई का प्रतिबिंब दर्पण होना चाहिए। अगर आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, आधा। कितनी होनी चाहिए, आधा होना चाहिए। अब चलिए, आप इतना अगर आप जान गए हैं, आप क्वेश्चंस की दुनिया में चलते हैं। पहला, हम सचिव जी का सब किताब कॉपी चोरा, आपको बताएंगे। समतल दर्पण हम आपको थ्योरी बता दिए हैं,
उतने का यूज है, उससे ज्यादा का यूज नहीं है। ये को तो जानते होंगे, अगर दो समतल दर्पण है, उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा या 360 बटा थीटा माइनस 1। अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर हैं तो इनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या थीटा बराबर 0 और 360 बटा 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? अनंत। इसका मतलब अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अनंत। कैसा स्पष्ट दिखाई देगा दूसरा प्रतिबिंब? कैसा दिखाई देगा? स्पष्ट दिखाई देगा। क्लियर है? बोलन रे। अगर दो समतल दर्पण सैलून में लगे हुए हैं, एक दूसरे के समानांतर थे, थीटा का मान 0 डिग्री, समानांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना? 0 डिग्री। 360 बटा 0 बराबर अनंत। दूसरा प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे अधिक क्या दिखाई देता है? स्पष्ट। अब चलो थ्योरी की ओर चलते, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण, 2026 ग्रुप डी का सवाल है। प्रकाश की एक किरण, ये तो पता होगा दोस्त मेरे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। एक बात बताइए, परावर्तन का नियम आपको पता है ना? क्या कहता है परावर्तन का नियम? अगर किसी समतल दर्पण में कोई किरण आपतित होती है और ये परावर्तित होती है तो आपतन कोण अगर थीटा है तो परावर्तन कोण भी थीटा हो। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक तल में होगा कि अलग अलग तल में होगा? और अपवर्तन का नियम भी आपको पता है। अपवर्तन क्या कहता है? अगर कोई प्रकाश सघन माध्यम से, यानी एक सघन माध्यम से किसमें जाएगा? विरल में। तो बताओ अभिलंब की ओर जाएगा कि अभिलंब से दूर जाएगा? अभिलंब से दूर जाएगा। और सब कुछ बढ़ जाएगा घट जाएगा? सब कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि विरल में जाएगा तो फैलेगा ना। एक होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन बोले तो, प्रकीर्णन बोले तो प्रकाश का क्षय ना। ये आप पढ़े हैं बीबी की ओर। ओए आ नी पी ना ला, नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य और चाल, तरंग दैर्ध्य और चाल बढ़ता, आपात बाकी घटता। और आपको यह भी पता होगा कि प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का क्षय, तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे ज्यादा क्षय किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम क्षय किसका होता है? लाल का। क्लियर? एक बार हम 10 मिनट में चला तुमको ओवरऑल किए हैं। अब चलो क्वेश्चन की दुनिया में। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर अभिलंब से, ये एक किरण किसी समतल दर्पण पर अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पर आपतित हो रहा है। आपतन कोण जब भी नापेंगे अभिलंब से नापेंगे। किसे नापेंगे? 30 डिग्री के कोण पर आप टकराता है। चलो टकरा गया अभिलंब से 30 डिग्री कोण पर। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो बताओ परावर्तित किरण भी तो 30 डिग्री पर ना होगा। अब आपतित किरण ये हुआ, परावर्तित किरण ये हुआ, दोनों के बीच का कोण कितना? 60। बच्चा इसमें 30 डिग्री मार देगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग है। कह रहा है आपतित किरण अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो परावर्तन कोण नहीं मांग रहा है। कह रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री। बोलो हाँ, मार दे 60। कितने लोग 30 मारे थे? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आ जाइए। यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर सामने वाला वस्तु रखा है, जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। कौन दर्पण? अभी तुरंत बताए थे ना समतल दर्पण में। क्या बताए थे बताओ? समतल दर्पण में प्रतिबिंब जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा, अगर x दूरी पर वस्तु है तो x दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक, सीधा, बराबर और पार्श्व उल्टा। जितना दूरी पर वस्तु रहेगा समतल दर्पण में उतने दूरी पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। मार दे सरिया के। समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। क्योंकि सरल रेखा की त्रिज्या कितनी हो जाती है? अनंत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण और दूसरा कौन दर्पण रे? उत्तल दर्पण। चलो जो थ्योरी पढ़े उसे सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सत्य नहीं है? ये चलो देख लेते हैं हम लोग। मुख्य अक्ष किधर गया? किधर गया मुख्य अक्ष? कहां गया रे बाबू? ऊपर मिलेगा तब ना। देखो ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है जो गोलीय दर्पण के दोनों तरफ होता है, काल्पनिक है और दर्पण पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? कितना कितना? 90 डिग्री का कोण बनाता है और दर्पण के दोनों तरफ होता है। चलो आप पढ़ लेते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। बता, यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, तीनों से न होकर गुजरता है। बहुत बढ़िया बात, सत्य वचन है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब होता है। चलो बहुत बढ़िया बात, सत्यवचनी भी है, सत्यवचनी भी है। मुख्य अद्वितीय को सत्य है, ये है ऑप्शन है, द्वितीय सत्य का है। मार 1 और 2, गलत चुनना है तो मार 3 और 4। जब ये दोनों सही है तो मतलब ये दोनों गलत होगा, क्योंकि 2 को गलत है। तो आप चलो देख भी लेते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के वक्रता केंद्र पर मिलती है। बताओ मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण आती है, ये मुख्य अक्ष के समान, ये मुख्य अक्ष के समानांतर जो आती है वक्रता केंद्र पर मिलती है कि फोकस पर मिलती है? तो साफे अनर्गल वाला बात है ही। अगला कहता है गोलीय दर्पण की फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता है। क्या गोलीय दर्पण का जो ये फोकस है क्या है उसके मुख्य अक्ष पर नहीं है? तो दोनों अनर्गल बात है, दोनों गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर डी। अगला में चलें, लगभग थ्योरी बता दिया, खटखट क्वेश्चन बन जाएगा। एक गोलाकार दर्पण का परावर्तक वक्र पृष्ठ का व्यास, परावर्तक वक्र पृष्ठ का व्यास क्या कहलाता है? एपार्चर यानी द्वारक कहलाता है। अगला, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंतर की ओर होता है, ओहो ये सब नहीं पढ़ना, सब पढ़ा दिया। सीधा क्वेश्चन पे आओ ना। आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की पहचान उनके परावर्तक पृष्ठों की दिशा के आधार पर कैसे करेंगे? आइए ऐसे करेंगे, ये देखिए ऐसे करेंगे। अवतल दर्पण का पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ होगा, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा, ऐसे कर लेंगे। लीजिए कर लीजिए, आंसर बता दीजिए।
अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा, एकदम होगा। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ इसे अंदर की ओर होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होगा। खत्म है। अगला क्वेश्चन, किरण आरेख का उपयोग करके एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित विस्तारित वस्तु के प्रतिबिंब का सटीक रूप से पता लगाने के लिए परावर्तित किरणों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 2। न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 2। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 न्यूनतम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए रे? 2 होनी चाहिए। एक मिनट रुक जा चला। देखो, जैसे ये अगर कोई दर्पण है कि लेंस है, देखो जब भी ये देखो तो ये वक्रता केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से जो गिरा कहीं पर डेविएट हुआ है और कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए काई को किरण चाहिए? एगो ई एगो ई, ये दो किरण आके कटेगा तभी ना प्रतिबिंब पता चलेगा। मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम कितना चाहिए? कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम कितना चाहिए चला? जैसे देखो ये अगर यही है तो एक किरण, कम से कम 2 किरण, एक और एक 2 किरण चाहिए। ये तो पोल से, ये सेंटर से होकर गुजरा है, किधर से होकर गुजरा है? मिनिमम 2 किरण चाहिए, मैक्सिमम कितनों किरण हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बता, अरे आंसर बता। एक ही भी किसी कम से कम 2 किरण चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। अगला देखो चला, यहां अनंत पर रहेगा, ये अनंत है, अनंत पर रहेगा कहां प्रतिबिंब? फोकस पर। अनंत और सी के बीच रहेगा, एफ और सी के बीच, ये सी है, एफ और सी के बीच बनेगा, सी पर रहेगा। ये दोनों छोटा बनेगा, सी पर रहेगा। कहां प्रतिबिंब बनेगा? सी पर। कैसा? कैसा? अब दोस्त मेरे सी और एफ के बीच चला जाएगा, सी और अनंत के बीच। कैसा? बड़ा। एफ पर चला जाएगा, अनंत पर। कैसा? प्राप्त नहीं होगा। और एफ और पी के बीच जाएगा, दर्पण के पीछे। कैसा? काल्पनिक यानी आभासी, सीधा और बड़ा। पढ़ा है ना? जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है अवतल दर्पण द्वारा, देखो देखो देखो, अगर कहां पर रखा जा रहा है? अनंत पर ना। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में अगर अगर अनंत पर रखेंगे, कहां रखेंगे? देखो ये प्रतिबिंब अगर अनंत पर रखते हैं, अनंत पर, पूरा अनंत, अनंत और इधर आएगा। तुम गौर से देखो, ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। जो जो देखो वस्तु को हम इधर ला रहे हैं, प्रतिबिंब बड़ा बनते जा रहा है। आज जैसे ही अभी देखो, अभी फोकस पर नहीं लाए हैं, अभी ये फोकस है, ये फोकस पर लाएंगे तो नहीं मिलेगा। चल गया अनंत पर। अनंत पर रखेंगे तो कहां आएगा? फोकस पर। आज जैसे ही अनंत, ये अभी फोकस पर है वस्तु, ये वस्तु है, फोकस और पी के बीच लाएंगे, देखो दर्पण के पीछे आगे। फोकस और पी के बीच रखेंगे, कहां आ जाएगा? दर्पण के पीछे आ जाएगा। बोलो हाँ। बताओ आंसर। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा अवतल दर्पण द्वारा, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? बता 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 बता। अनंत पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा? फोकस पर। देखो ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर है, और ये 6 नंबर है, ये 6 नंबर है। यानी अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा? फोकस पर। अब चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बना रहा है क्वेश्चन कर? किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? फोकस पर बनेगा तो छोटा बनेगा, अनंत पर बनेगा तो बड़ा बनेगा, सेंटर पे बनेगा तो सेंटर पे बनेगा और बराबर बनेगा। और ये अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में लागू होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में तो हमेशा काल्पनिक सीधा और छोटा बनता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखो ऐसे, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनेगा, लेकिन अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में अनंत पर रहेगा तो फोकस पर, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर, सेंटर पर रहेगा तो सेंटर पर। सेम मामला, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर, फोकस पर रहेगा तो फोकस पर रहेगा तो अनंत पर, सेंटर पे रहेगा तो सेंटर पर, सेंटर पे रहेगा सेंटर पे बराबर, अनंत पर रहेगा फोकस पर छोटा, फोकस पर रहेगा अनंत पर बड़ा। क्योंकि अनंत बड़ा है तो बड़ा बनेगा, फोकस छोटा है तो छोटा बनेगा। और ई दोनों में खाली नहीं होगा, ई फिक्स है, लेकिन ई दोनों में लागू होगा कि अनंत पर तो फोकस पर, फोकस पर तो अनंत पर, सेंटर पे तो सेंटर पर, सेंटर पे बराबर, फोकस पर छोटा, अनंत पर बड़ा। व्हाट इज आंसर? फोकस पर जब ये बनेगा अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए, अवतल दर्पण के कहां रखा जाए? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर ना बनेगा। कैसा? बराबर, वास्तविक और उल्टा। इस सब में वास्तविक और उल्टा है। जब ये हम अवतल दर्पण में कहां रख रहे हैं? सेंटर पे देखो है, सेंटर पे प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। नहीं विश्वास हो रहा है? देखो नाप के देख लो, ये देखो कितना है, 60, 60 है रे।
देखो ना यहाँ, चलो यहाँ से देख ले कितना है 100 के 100 समथिंग, ये भी देखो 100 समथिंग होगा। ये वस्तु अभी कहाँ है? सेंटर पे। कहाँ है? सेंटर पे है, तो सेंटर पे प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। हमेशा ध्यान रखना, कल्पना हमेशा सीधी होती है। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण हो या लेंस हो हमेशा सीधा, यानी आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा। वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है। वास्तविकता हमेशा, सारे दर्पण सारे लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब कैसा? सीधा। जो कल्पना करते हैं वही आभास करते हैं। आभास कर रहे हैं, कासम अमेरिका में होते हैं। ये कैसा है? कल्पना है, और कल्पना हमेशा कैसी होती है? सीधी। अभी हम इमेजिन करें कासम मोमो खा रहे होते हैं, बोलन रे, लेकिन खा रहे हैं क्या? वास्तविकता कैसी है? उल्टी, और कल्पना हमेशा कैसी होगी? सीधी। तो चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। चलो बाबू बताओ एक आंसर। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? स्वयं के वक्रता केंद्र पर वास्तविक और समान आकार का बनेगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, इधर आ जा, बता आंसर। सब आरआरबी ग्रुप डी 2026-25 का क्वेश्चन है। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, साफे गड़बड़ है। सदैव वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक नहीं बनाता। अरे भाई अवतल दर्पण यही ना है, तो काल्पनिक भी ना बनाता है, द्वारा सदैव वास्तविक बनाता है। साफे गलत और फर्जी बात है। फिर कहता है जब बिंब को अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो दर्पण वास्तविक। बताओ, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र यही ना है, के बीच 4 नंबर रखते हैं तो 4 नंबर प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ये क्या कह रहा है देखो तो, कह रहा है जब बिंब को अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है कि बड़ा बनता है? देखो 4 नंबर जो है सेंटर और फोकस के बीच है, 4 नंबर प्रतिबिंब छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इधर वस्तु सेंटर ये है, सेंटर के इधर वस्तु रहेगा, इधर छोटा प्रतिबिंब बनेगा। फोकस की तरफ का सब प्रतिबिंब छोटा है। अब फोकस की तरफ वस्तु रहेगा तो इधर अनंत की तरफ का सब प्रतिबिंब क्या है? बड़ा। बताओ आंसर। ये तो गलत है, ये भी गलत है। सही चुनना है कि गलत? तब तो 3 नंबर सही होगा। ये को तो कम से कम सही होवे करेगा, क्योंकि नॉन ऑफ दीज ऑप्शन है। देख भी लो, जब बिंब को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण में अपने फोकस पर वास्तविक, उल्टा और बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पर रखा जाता है तो फोकस पर वास्तविक, उल्टा और छोटा, यानी बिंदु साइज का मतलब बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। सही कि गलत? केवल 3 सही है, बाकी सब गलत है।